गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उत्पादन संभावना वक्र और केंद्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय समस्याएं वैसे तो हम कल पढ़ चुके हैं। 3 हमने मेन केंद्रीय समस्याएं पढ़ी थी और 2 हमने जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग और जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, तो कुछ 2 हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 2 अलग प्रॉब्लम्स दिए, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या करेंगे वो हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से करेंगे। उत्पादन संभावना वक्र को हम इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। तो हम वर्ड भी यूज़ करेंगे बार बार, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये वर्ड्स है वो उत्पादन संभावना वक्र की अपेक्षा मुझे लगता है ज़्यादा इजी रहेगा। इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीपीसी बोलते हैं, और वैसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो होती क्या है। कर्व मीन्स वक्र। कर्व वह होती है जो दिए हुए साधनों और तकनीकों में 2 वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र है वो, यानी लाइन है वो क्या शो करती है कि आपको उत्पादन के साधन दिए हुए हैं, यानी आपको बताया जाता है कि 2 वस्तुओं का आप उत्पादन करेंगे, आपको उत्पादन के साधन भी दे दिए जाएंगे और आपको टेक्नोलॉजी भी बता दी जाएगी कि आप किस टेक्नोलॉजी की सहायता से आप उत्पादन करेंगे। 2 ही गुड्स का आपको प्रोडक्शन करना है और आपको सिर्फ ये बताना है कि आप दिए हुए साधनों से और दी हुई टेक्नोलॉजी से दोनों वस्तुओं का कितना कितना उत्पादन कर सकते हो, कितना कितना प्रोडक्शन आप कर सकते हो। जिस लाइन के द्वारा आप शो करोगे कि हम इतना इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी उत्पादन संभावना वक्र उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि उत्पादन संभावना वक्र को हम रूपांतरण कर्व यानी ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन? क्योंकि जब हम एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करना चाहते हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास उत्पादन के साधन सीमित हैं। अगर हम किसी भी एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो इट मीन हमें उत्पादन के साधन भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। उत्पादन के साधन ज़्यादा लगाएंगे तो सीमित साधनों में से दूसरी जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु के लिए हमारे पास साधन है वो कम रह जाएंगे। तो इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व यानी रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है। फिर इसकी एजम्पशन आती हैं कि कौन कौन सी एजम्पशन है। फर्स्ट है उत्पादन के साधनों की मात्रा है वो स्थिर रहती है, यानी उत्पादन के साधनों को आप अपनी मर्जी से घटा बढ़ा नहीं सकते। और जो भी आपको सेकंड पॉइंट है, उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग, यानी फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जो भी आपके पास साधन अवेलेबल हैं उनका आप पूर्ण प्रयोग करोगे। इट मीन कि अगर आपके पास 2 लेबर है वो 20 का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो वो दोनों 20 का ही प्रोडक्शन करेंगे, अंडर प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। यानी ये नहीं है कि वो 18 करके चले गए एक दिन वो 17 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक है वो स्थिर रहेगी, टेक्नोलॉजी हम चेंज नहीं करेंगे। जो टेक्नोलॉजी आपको वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए दी गई है आप उसी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है 2 गुड्स। सरलता की दृष्टि से हम ये ले लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन होता है और 2 वस्तुओं के उत्पादन में हम ये देखेंगे कि कितना कितना हम प्रोडक्शन उनका कर सकते हैं दिए हुए साधनों और दी हुई टेक्नोलॉजी की सहायता से। तो हम देख लेते हैं, अभी एक टेबल दी हुई है हमें कि मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था है, उसमें ये निर्णय लेती है कि मुझे 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना है। तो 2 गुड्स हैं एक है गेहूं और दूसरा है हमारा कपड़ा। तो हमें इस कंडीशन को याद रखना है कि हमें साधन दिए हुए हैं वो सीमित हैं और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है। तो हम सीमित साधनों को अगर हम पूरे के पूरे साधन कपड़ा उद्योग में लगा देते हैं, कहाँ पे लगा देते हैं, हम सारे के सारे उत्पादन के साधन हैं वो कपड़ा उद्योग में लगा देते हैं, तो हम 12 गांठे कपड़े का उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम प्रोडक्शन गेहूं का भी करना चाहते हैं तो हम कुछ साधन हटाकर कहाँ लगा देंगे, गेहूं में लगा देंगे। तो गेहूं का प्रोडक्शन है वो 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन सीमित साधन होने की वजह से कपड़े उद्योग के अंदर साधन है वो हमारे कम रह जाएंगे, जिसके कारण कपड़े का प्रोडक्शन है वो कम होकर 10 गांठे ही रह जाएगा। अब हम गेहूं की मान लो डिमांड बढ़ जाती है तो हम गेहूं का प्रोडक्शन और चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कपड़े से साधन है वो हटाकर कहाँ लगा देंगे, गेहूं में लगा देंगे, जिससे गेहूं का उत्पादन 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और कपड़े का उत्पादन है वो 10 से घटकर कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा, क्योंकि हम उत्पादन के साधन है वो कहाँ लगा रहे हैं, गेहूं के अंदर लगा रहे हैं। अब हमने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कपड़े की ज़रूरत नहीं है, ओनली किसकी ज़रूरत है, गेहूं की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, अपने जो उत्पादन के सारे साधन हैं वो कपड़े उद्योग से हटाकर हमने कहाँ लगा दिए हैं,
गेहूं के अंदर लगा दिए हैं, यानी गेहूं के प्रोडक्शन में लगा दिए हैं, तो टोटल प्रोडक्शन हमारा गेहूं का कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो ये है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इन्हीं कॉम्बिनेशन को शो करने वाली लाइन है वो क्या कहलाती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाती है। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आए हैं, फर्स्ट है हमारे पास ए कॉम्बिनेशन में क्या है, 0 और 12, गेहूं का प्रोडक्शन कितना है 0 और कपड़े का प्रोडक्शन कितना है 12। सेकंड हमारे पास कॉम्बिनेशन है बी कॉम्बिनेशन में क्या है 2, गेहूं का प्रोडक्शन है और कपड़े का प्रोडक्शन कितना है हमारा 10। सी जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमारा गेहूं का प्रोडक्शन बढ़कर 4 हो जाता है और कपड़े का प्रोडक्शन हमारे पास 6 रहता है। डी हमारा कॉम्बिनेशन है, उसमें गेहूं का प्रोडक्शन बढ़कर 6 हो गया है और कपड़े का प्रोडक्शन है वो 0 है। तो ये हमारे पास लिमिटेशन आ गई है कि जब आपको रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास साधन है वो सीमित दिए हुए हैं। जब आपके पास साधन सीमित है तो आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हम अगर सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मीन साधन, उत्पादन के साधन, अगर हम उत्पादन के सारे साधन कपड़ा उद्योग में लगाते हैं तो हम कपड़े का अधिकतम उत्पादन 12 गांठें कर सकते हैं। और अगर हम सारे के सारे उत्पादन के साधन गेहूं में लगा देते हैं तो गेहूं का मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो 6 रहेगा और कपड़े का ये 12 रहेगा। इतनी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। एक बार हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था निर्णय लेती है कि वह अपने उपलब्ध साधनों के द्वारा 2 वस्तुओं का उत्पादन करेगी, कपड़े और गेहूं का। अगर उत्पादन के सारे साधन वो गेहूं में लगा देती है तो गेहूं का कितना प्रोडक्शन हो रहा है 610 हो रहा है। इसके विपरीत अगर वो उत्पादन के सारे साधन कपड़े में लगा देती है तो कपड़े का प्रोडक्शन ओनली 12 गांठें कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना चाहती है तो इन सीमाओं के भीतर दोनों वस्तुओं के कई संयोगों का उत्पादन कर सकती है। कौन सी दोनों सीमाएं, 6 और 12 के बीच में। तो ये संभावना इसने बता दी है कि किस किस प्रकार से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये नीचे भी यही बताया गया है कि अगर ए संयोग का उत्पादन किया जाएगा तो 12 गांठें इसकी आ जाएंगे और गेहूं का उत्पादन है वो बिल्कुल नहीं होगा। डी में गेहूं का उत्पादन हो रहा है और ये मैंने सारा आपको बता दिया है। आगे हम अभी करते हैं नेक्स्ट। अभी हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम में क्या है हमारे पास, नीचे देखो OX, इसको हम OX एक्सिस बोलते हैं, जहाँ पे हमने वीट यानी गेहूं को लिया है। ये हमारा OY एक्सिस है, 1 मिनट, ये हमने OY एक्सिस ले लिया है। अब हम अपनी टेबल के अकॉर्डिंग, जो हमारे पीछे टेबल दी हुई है जिसमें गेहूं का प्रोडक्शन शो हो रहा है 0, 2, 4 और 6, और हमारे इसी प्रकार से हमारे पास कपड़े का प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 6 हमारा मैक्सिमम है OX पे, तो 6 तक हमने ले लिया। और क्लॉथ का प्रोडक्शन है वो 12 हमारा मैक्सिमम है, तो 0 से हमने 12 ले लिया। तो फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन जो ए कॉम्बिनेशन था वो क्या था, ए कॉम्बिनेशन है हमारा, ये है हमारा 0, गेहूं का प्रोडक्शन है वो 0 और इसका क्लॉथ का प्रोडक्शन है वो 12, तो हम 12 शो करेंगे। ये हमारा क्लॉथ का प्रोडक्शन है, क्लॉथ 0, 12 कहाँ है यहाँ पे, और गेहूं का प्रोडक्शन 0 है, तो हमने ये ए पॉइंट रख दिया। सेकंड, जब हम उत्पादन के कुछ साधन है वो गेहूं में लगा देते हैं तो हमारे पास क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए थोड़े साधन है वो कम रह जाते हैं, तो हमारा बी कॉम्बिनेशन क्या बनता है 10, यानी कपड़े का प्रोडक्शन है वो घटकर क्या रह जाएगा 10 रह जाएगा, और हमारे गेहूं का प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो जाता है 2, तो 2 और 10 जहाँ पे आपस में मिलते हैं वो कॉम्बिनेशन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड जो पॉसिबिलिटी है सी, हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, अब हम गेहूं के प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहते हैं, तो गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाकर हमने 4 कर दिया है, और हमारा इसलिए रूपांतरण कर्व होने यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व होने की वजह से क्लॉथ का प्रोडक्शन घटकर कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा। अब डिमांड मान लो और बढ़ जाती है इकोनॉमी के अंदर, केवल हमें गेहूं चाहिए कपड़ा नहीं चाहिए, तो गेहूं का प्रोडक्शन है वो बढ़ाकर हम क्या कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन है वो 6 हो जाएगा और क्लॉथ का प्रोडक्शन हम 0 कर देंगे। तो इन जो ए बी और सी जो है और ये डी, इन कॉम्बिनेशंस को मिलाने वाली जो रेखा है ये रेड लाइन के अंदर, ये क्या है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
कर्व बोलते हैं। अब ये देखो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो एफ पॉइंट हमारे पास है और एक हमारे पास है ई पॉइंट। ई पॉइंट ये क्या शो कर रहे हैं, ई पॉइंट है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ये कहते हैं आउटपुट का यह बिंदु हम पा नहीं सकते, इसको हम अटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें उत्पादन के साधन, या तो उत्पादन के साधन अधिक होने चाहिए हमारे पास, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जिससे कॉस्ट कम आए और उत्पादन हम बढ़ा सकें। तो ये अचीवेबल नहीं है, इसको हम पा नहीं सकते, इतना उत्पादन हम नहीं कर सकते। एफ कहता है एफ है वो इसके अंदर शामिल क्यों नहीं होता, इसके ऊपर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करा वो यहाँ से क्यों नहीं आई ऐसे। तो ये कहता है इसलिए नहीं आई क्योंकि एफ है वो अंडर यूटिलाइजेशन का है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी करव हमारी तब आती जब हमारे पास जितने साधन है उसका हम फुली यूटिलाइजेशन नहीं करते, कुशलतापूर्ण उसका प्रयोग नहीं करते। यानी जो 2 लेबर का हमने एग्जांपल लिया था कि वो 20 का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 20 का प्रोडक्शन ना करके अगर वो 18-17 ऐसा प्रोडक्शन करके जाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करव क्या होता, नीचे होता। यानी हम जितना प्रोडक्शन कर सकते थे उतना प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, इकोनॉमी की प्रोग्रेस इससे रुक जाती है। तो इसलिए हम जितना यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का कर सकते हैं उतना हम फुल यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज का हम अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो ये केंद्रीय समस्या थी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हमने यहाँ पर समझा है। थैंक यू।